दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर और कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पर कुछ ऐसी खबरें प्रकाशित होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये खबरें हमारा ज्ञानवर्धन भी करती हैं, हमारी जो दैनिक समस्याएं हैं उसका निवारण भी कर सकती हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर को कवर करती हैं, यानी कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हम एक सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रतिदिन ऐसी कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने लाया करेंगे और उसमें जो मुख्य बिंदु बन सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन सारे बिंदुओं पर करेंगे चर्चा। तो आज 23 अक्टूबर है। आज जो बिंदु हम करेंगे यहाँ पर डिस्कस, उसमें मुख्य रूप से है 18वां प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ है, उसमें भारत की स्थिति देखेंगे, अल्जाइमर और डिमेंशिया का कारण अकेलापन को बताया गया है, खाद से घट रही है जैव विविधता, वायु प्रदूषण से हर साल 33,000 लोग मर रहे हैं और दाना नामक चक्रवात से घिरा है ये प्रदेश। तो ये मुख्य बिंदु हैं। आइए शुरू करते हैं। और देखो, ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं 18वां प्रवासी दिवस 2025 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2015 से प्रवासी दिवस का जो आयोजन है यह द्विवार्षिक कर दिया गया है। तो अगले वर्ष यानी कि 2025 में जो 18वां प्रवासी दिवस होगा ये 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच में मनाया जाएगा। कहाँ पर? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। ये याद रखिएगा कि हमारा जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा वो 8 से 10 जनवरी 2025 को ओडिशा के भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कार्यक्रम के आयोजन को मंजूरी दे दी है और यह कार्यक्रम ओडिशा सरकार और विदेश मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। आयोजन आपको पता ही है, 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसी बीच 9 जनवरी को यानी कि 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय तीर्थ एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि भारतीय विरासत से प्रवासी सदस्यों को जोड़ने की एक पहल होगी। आपको याद होगा कि इसके पहले यानी कि 2023 में जो 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया था, इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आगमन की याद में मनाया जाता है। हालांकि यह आयोजन 2003 में भारत में शुरू किया गया था, लेकिन देश के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए इसे 2015 से हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। उसके पहले इसका जो आयोजन था वो वार्षिक था, लेकिन 2015 से इसे द्विवार्षिक कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि 2025 का हमारा जो 18वां प्रवासी दिवस होगा इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा, जो कि ओडिशा की राजधानी है। बात करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में। तो फ्रेंड्स, ग्रामीण इलाकों में हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश को दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पहला राज्य बना है ओडिशा और दूसरा राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत। तो देखिए, यहाँ पर जो तीसरा स्थान मिला है वो संयुक्त रूप से दिया गया है पुडुचेरी और गुजरात को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो जल दिवस होता है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आगे मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, लेकिन पहले आप बताइए कि जल दिवस ये प्रतिवर्ष कब किस तिथि को मनाया जाता है। देखो, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जिले के बारे में भी अवार्ड दिए गए हैं। तो देखो, आंध्र प्रदेश का जो विशाखापत्तनम है इसे दक्षिण से सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्व से धलाई त्रिपुरा और उत्तर में देखा जाए तो बांदा और गंदेरबल जो कि जम्मू कश्मीर में है, संयुक्त रूप से उत्तर से बांदा और गंदेरबल जम्मू कश्मीर को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पश्चिम से इंदौर को और पूर्व से बलागिर ओडिशा को यह सम्मान मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार पहली बार दिए गए थे 2018 में और 2024 में यह इसका 5वां संस्करण है, ये आप याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जिला बना है बांदा, ये भी आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पूछा था आपसे कि जो जल दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष होता है 22 मार्च को। इसके बाद देखिए, अगला बिंदु होगा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया है। और इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है हांगकांग, यानी कि हांगकांग इस सूची में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है आपका सिंगापुर, तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान कितना है? 84 है। और इस इंडेक्स में कुल मिला के 165 देश शामिल किए गए हैं,
जिसमें 165वां स्थान मिला है किसको, वेनेजुएला को मिला है। ये भी आप याद रखिएगा। और इसे जारी किया गया है फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा। देखो फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पर अल्जाइमर यानी कि डिमेंशिया के बारे में। हालांकि दोनों बीमारियाँ थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन ये ब्रेन न्यूरॉन से संबंधित बीमारियाँ हैं। और आपको ये भी पता है कि समाज से मनोवैज्ञानिक रूप से अलग थलग महसूस करना स्वास्थ्य के जोखिम को बढ़ा सकता है। एक अध्ययन में ये पाया गया है कि अकेलापन आयु लिंग से परे डिमेंशिया के खतरे को 30% तक बढ़ा सकता है। शोधकर्ताओं ने 21 दीर्घकालीन अध्ययनों में शामिल दुनिया भर के 6 लाख से अधिक प्रतिभागियों पर अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है। अकेलापन वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों से असंतुष्ट महसूस करता है। इसका डिमेंशिया के पूर्व चरण से संबंध बताया गया है, यानी कि अगर आप अकेले रहते हैं तो आगे चलकर आपको डिमेंशिया और अल्जाइमर रोग होने की संभावना ज़्यादा है। शोध का जो निष्कर्ष है यह नेचर मेंटल हेल्थ में प्रकाशित किया गया है। और शोध में जीवन में उद्देश्य की कमी या फिर व्यक्तिगत विकास में अवसर की कमी महसूस होने जैसे लक्षण और 3 से 6 वर्ष पूर्व हल्की संज्ञानात्मक गिरावट को डिमेंशिया के पूर्व चरण से जोड़ा गया था। अध्ययन में अकेलेपन से डिमेंशिया का 30% और अल्जाइमर का 39% और वैस्कुलर डिमेंशिया का 73% जोखिम पाया गया है। यानी कि अगर आप अकेले रहते हैं और बहुत ही परेशान हैं, आपकी मन स्थिति अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा पीयर यानी कि दोस्तों के साथ रहना शुरू कर दें। अदरवाइज़ आपकी जो मानसिक अवस्था है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो देखो, इसीलिए प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इस दिन को मनाने का मकसद अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया से जुड़े कलंक को दूर करना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा इस दिन का मकसद अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों, उनके परिवार और देखभाल करने वालों को मिलने वाली मुश्किलों के बारे में लोगों को जानकारी देना है। याद रखिएगा कि विश्व अल्जाइमर दिवस के अलावा पूरे सितंबर माह को विश्व अल्जाइमर महीने के रूप में भी मनाया जाता है। और इस महीने दुनिया भर में डिमेंशिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम और अभियान चलाए जाते हैं। तो विश्व अल्जाइमर दिवस ये होता है 21 सितंबर को। और अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखो, यहाँ पर बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उर्वरक का अत्यधिक उपयोग मानवीय गतिविधियों के कारण बढ़ते प्रदूषण से वायुमंडल में नाइट्रोजन के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और इससे पौधों के बीच जो विविधता है उसमें लगातार कमी आ रही है। इसी वजह से जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के लिए ही यहाँ पर खतरा उत्पन्न हो गया है। ये जो शोध किया गया है ये मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। उन्होंने पाया कि कृषि और उद्योग से अत्यधिक नाइट्रोजन इन पौधों को कम प्रतिस्पर्धी बनाता है, यानी कि जो वैरायटीज़ हैं वो लगातार कम होती जाती हैं। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल होगा, आपको बस ये बताना है कि जैव विविधता दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले आप कमेंट करिए कि जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वायु प्रदूषण पर एनजीटी का सख्त रुख। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो प्रदूषण, आप भारत के किसी भी ज़िले में हों, भारत के किसी भी स्टेट में हों, आपको प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ ही रहा है। कहीं पर थोड़ी ज़्यादा समस्या है, कहीं पर थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदूषण रहित इन्वायरमेंट हमको प्रोवाइड हो रहा हो, उपलब्ध हो रहा हो। और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मानवीय गतिविधियाँ, यानी कि हम खुद ही इसके प्रति जिम्मेदार हैं। आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण फैलता है वो गाड़ियों के धुएँ से फैलता है। और आप किसी भी एजेंसी पर चले जाइए, चाहे वो 4 व्हीलर की हो चाहे वो 2 व्हीलर की हो, वहाँ पर गाड़ियाँ अंधाधुंध जो है बिक रही हैं। और आप पेट्रोल भरवाने के लिए कभी खड़े हो जाइए बिना लाइन के, तो आपको पेट्रोल मिलेगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है हमारे देश की और गाड़ियों का उपयोग कितना बढ़ता जा रहा है। अब तो मैं कहता हूँ कि समय आ चुका है कि हमें जो व्हीकल डेंसिटी है उसको तय करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि MOEFCC सहित कई राज्यों से जवाब मांगा है। ट्रिब्यूनल ने वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को उजागर करने वाली 2 रिसर्च पर स्वतः संज्ञान लिया है और यह आदेश दिया है। शोध में दावा किया गया है कि दिल्ली सहित देश के 10 प्रमुख शहरों में प्रदूषण से प्रतिवर्ष 33,000 लोग मर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि जो एनजीटी के प्रमुख हैं कौन हैं,
तो याद रखिएगा कि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो प्रमुख हैं वर्तमान में वो हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायिक सदस्य हैं जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ए सेंथिल वेल। तो इन तीनों की जो पीठ है इन्होंने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पीठ ने सभी पक्षकारों को मामले की 23 अक्टूबर से पहले अपना अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने पहले मामले में लैसेंट प्लानिटरी हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन पर संज्ञान लिया है, जिसमें दावा ये किया गया है कि दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियों और निर्माण धूल के चलते वायु गुणवत्ता खराब होने से 33,000 लोगों की सालाना मौत हो रही है। तो देखो ये जो अध्ययन हुआ है वो लैंसेट प्लानिटरी ने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे हैं, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना होती है 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और आपको पता ही है कि इसके जो वर्तमान प्रमुख कौन है, एनजीटी प्रमुख कौन है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। और अन्य इसके जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो क्रमशः कहाँ कहाँ पर हैं, तो भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता और चेन्नई में है। तो ये भी आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में यानी कि सीपीसीबी के बारे में। तो देखो सीपीसीबी यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन आने वाली एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी कब, 1974 में। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सीपीसीबी की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके 9 क्षेत्रीय निदेशालय और 1 परियोजना कार्यालय है। वहीं पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। देखो नसीम अल बहर नामक युद्धाभ्यास भारत में किस देश के साथ पूरा किया गया है, तो नसीम अल बहर ये एक नौसेना अभ्यास है और इसको पूरा किया गया है भारत ने ओमान के साथ मिलकर, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो गोवा के तट पर इसका आयोजन किया गया 13 से 18 अक्टूबर के बीच में। तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि नसीम अल बहर, 2 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। नसीम अल बहर युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ करता है, तो ओमान के साथ। और हाल ही में 2024 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो गोवा के तट पर किया गया। बस 2 पॉइंट याद रखना। और हाल ही में एक तूफान फिर से उठ रहा है, नाम है इसका दाना। तो प्रश्न ये है कि बंगाल की खाड़ी से उठा जो चक्रवाती तूफान है दाना, जिसने ओडिशा को हिट किया है, प्रभावित किया है, तो दाना नाम किसने सजेस्ट किया है, तो सऊदी अरब के द्वारा दाना नाम इसका रखा गया है। दाना का अर्थ होता है उदारता या लिबर्टी। तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आज के अखबारों, न्यूज़पेपर और वेबसाइट से लिए गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा है और निश्चित रूप से इसको आपको आने वाली परीक्षाओं में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सारे पॉइंट्स अगर आपको नोट करने हैं तो आप study with gyanprakash.com पर जा सकते हैं। धन्यवाद आपका।